आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ टू सैटेलाइट्स ए एंड बी ऑफ द अर्थ आर 4r एंड r रेस्पेक्टिवली। तो पृथ्वी के दो उपग्रह हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। एक का नाम ए दिया गया है, दूसरे का नाम बी दिया गया है, और पृथ्वी से इनकी दूरी है एक की 4r और दूसरे की r, यानी पृथ्वी की त्रिज्या की एक 4 गुनी दूरी पर चक्कर लगा रहा है तो दूसरा पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर दूरी पर चक्कर लगा रहा है। कह रहा इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट ए इज 3v, अगर ए वाले सैटेलाइट की अगर चाल बता रहा है कि 3v है तो देन द स्पीड ऑफ सैटेलाइट बी विल बी, तो बी वाले सैटेलाइट की जो r त्रिज्या जो पृथ्वी से r दूरी पर चक्कर लगा रहा है उसकी स्पीड क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए कि इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है 6v, और कैसे करेक्ट है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखें सॉल्यूशन दिया गया है। तो चूंकि पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं तो उपग्रह की जो कक्षीय गति होती है वही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज, कक्षीय चाल उपग्रह की क्या होगी, तो उसका फार्मूला हम लोग बहुत बार पढ़ते चले आ रहे हैं, v = √gm/r, जहाँ पर g हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, और r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। तो जो r है स्मॉल r, ये त्रिज्या है उस उपग्रह की जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यानी पृथ्वी के केंद्र बिंदु से दूरी। फॉर सैटेलाइट ए, अब हम ए वाले उपग्रह की बात करें तो अब यहाँ पर आर ए लिखेंगे तो आर ए हमारी 4r है जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, और कक्षीय चाल को वी ए लिखा है, वी ए हमारी 3v है जैसा हमको क्वेश्चन में दिया है। तब फार्मूला लगाएंगे va = √gm/r, ये समीकरण 1 हो गया। फॉर सैटेलाइट बी, अब बी सैटेलाइट के लिए क्या होगा, rb = r, दूसरे वाले सैटेलाइट की जो पृथ्वी से मतलब पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर दूरी पर चक्कर लगा रहा है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या r हो गई और प्लस r दूरी पे और चक्कर लगा रहा है। लेकिन अब चूंकि जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो आर बी हमको r दिया गया है तो हमने r लिखा, r ए हमको 4r दिया गया है तो 4r लिखा है। तो वी बी अब हमसे पूछ रहा है, तो वी बी = √gm/r हो जाएगा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो दूसरे में पहले को विभाजित करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, तो VB/VA करेंगे तो VB = हो जाएगा 3v √4r/r। देखिए यहाँ पर VB हमसे पूछा जा रहा है तो ये VB = अब अगर हम इसकी बात करें VA की तो 3v है तो ये 3v आ गया, क्योंकि नीचे रहेगा इधर आ जाएगा गुणा करने पे, तो 3v हो गया, और √gm तो कट जाएंगे, r ऊपर चला जाएगा, r भी नीचे रहेगा क्योंकि इसमें इसका भाग दिया जा रहा है। तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो r हमारा 4r है, तो 4r और r हमारा r है, तो ये कट गया। अब ये √4 है तो 2 आ जाएगा, 2 में 3 का गुणा होगा तो 6 आ जाएगा, तो VB = 6v। तो यहाँ पर देखिए एक सावधानी ये रखने की ज़रूरत है कि जो कक्षीय दूरी दी गई है वो हमको रखना है। हमें ये नहीं समझना है कि पृथ्वी से उस r त्रिज्या की ऊंचाई पर है, इसका मतलब सतह से r है तो ये सतह से लेना है ये वाली दूरी। इस सावधानी को हमें समझना है। हमें केंद्र बिंदु से अगर हम दूरी ले लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से r दूरी पर तो फिर ये पृथ्वी की सतह ही आ जाएगी,
तो ये सतह से दूरी ली गई है, इस बात को समझना है। तो VB6B आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहा है मैन ऑफ 50 kg मास इज स्टैंडिंग इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द फ्लोर। कह रहा है एक 50 किलोग्राम द्रव्यमान का आदमी है, एक ऐसे स्थान पे है जो ग्रेविटी फ्री है, यानी वहाँ पर किसी प्रकार का आकर्षण नहीं है, और उसकी हाइट 10 मीटर है सतह से जहाँ पर खड़ा है। कह रहा है ही थ्रोन ए स्टोन ऑफ 0.5 kg मास डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। वो व्यक्ति 0.5 किलोग्राम यानी आधा किलोग्राम द्रव्यमान का कोई गेंद है या पत्थर है, उसको नीचे की ओर फेंक रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो कह रहा है व्हेन द स्टोन रीचेज द फ्लोर द डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर विल बी। तो जब वो पत्थर जमीन से टकराएगा, जबकि हाइट 10 मीटर की ऊंचाई पर है जमीन से वो व्यक्ति, तो कह रहा है उस आदमी की फ्लोर से डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए बी विकल्प हमारा करेक्ट है, 10.01 मीटर। अब क्यों ये करेक्ट है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सिंस द मैन इज इन ग्रेविटी फ्री स्पेस फोर्स ऑफ मैन प्लस स्टोन सिस्टम इज 0। तो चूँकि व्यक्ति ऐसी जगह पे है जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल 0 है, यानी किसी भी प्रकार का कहीं से आकर्षण नहीं लग रहा है, तो ये बात हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आदमी और पत्थर, आदमी के हाथ में पत्थर है, पत्थर पे भी किसी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। तो वही कह रहा है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो जो आदमी है और जो पत्थर है इन दोनों पर किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगेगा, यानी फोर्स 0 होगा मैन प्लस स्टोन वाले सिस्टम का, क्योंकि यह बराबर m इंटू ए होता है, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर गुरुत्वीय त्वरण है तो द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो चूंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है यानी g है ही नहीं, तो फोर्स भी 0 होगा। तो अब क्या कंडीशन बनेगी, जब दोनों 0 हो जाएंगे तो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। इसलिए जो सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र है, वो रेस्ट पे रहेगा। तो लेट द मैन गोज x मीटर एबव व्हेन द स्टोन रीचेज द फ्लोर। अब अगर हम ये माने कि पत्थर जब सतह से टकराएगा तब तक व्यक्ति x मीटर ऊपर चला जाएगा। इसको इस तरह समझिए कि जैसे कोई पत्थर है वो फटता है तो 2 पार्ट में फटेगा, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री स्पेस में अब चूंकि बल तो कोई लगेगा नहीं, क्योंकि गुरुत्वीय बल 0 हो गया, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण 0 है। तो अब पत्थर जब फटेगा तो क्रिया प्रतिक्रिया वाला बल ही लगेगा, जो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था कि अगर आप किसी पे एक थप्पड़ मारेंगे तो आपके हाथ में भी उतनी ही चोट लगेगी जितना उसके गाल पे। तो पत्थर जब मनुष्य फेंकेगा तो पत्थर पर जितना फोर्स मनुष्य लगाएगा, पत्थर भी उतना ही फोर्स मनुष्य पर लगाएगा। तो मनुष्य और पत्थर दोनों अपोजिट दिशा में चलेंगे, क्योंकि एक दूसरे से क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पत्थर फर्श फ्लोर की ओर जाएगा तो मनुष्य उससे फ्लोर से दूर जाएगा। तो कितना दूर जाएगा, तो कह रहा है मान लीजिए कि x मीटर एबव जाएगा व्हेन द स्टोन रीचेज द फ्लोर। तो अब जो सेंटर ऑफ मास का द्रव्यमान केंद्र की बात हम लोग पढ़ते थे, तो ऊपर भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो मनुष्य का द्रव्यमान गुणे उसकी दूरी बराबर स्टोन का द्रव्यमान गुणे उसकी दूरी। तो मैन का द्रव्यमान कैपिटल M इंटू दूरी x मानी गई है बराबर स्टोन का द्रव्यमान इंटू फ्लोर की दूरी मनुष्य से 10 मीटर थी और फ्लोर तक ही पत्थर को पहुंचना है, इसलिए 10 मीटर। अब इसको सॉल्व किया तो x इक्वल टू स्टोन का द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम अपान मैन का द्रव्यमान 50 किलोग्राम इंटू 10, तो यह आ गया 0.1 मीटर।
तो देयर फॉर फाइनल हाइट ऑफ मैन एबव फ्लोर। तो अब ध्यान दीजिए, ये आंसर नहीं है, इतना जहाँ पर मनुष्य है उससे इतना ऊपर जाएगा, लेकिन सतह से तो 10 मीटर है, तो हमारी ऊंचाई सतह से पूछा जा रहा है कि सतह से कितना ऊंचाई पर मनुष्य रहेगा। तो सतह से 10 मीटर तो पहले था और 0.1 मीटर और ऊपर चला गया, तो अब कितना हो गया 10 प्लस ये x यानी 0.1, तो आ गया 10.1 मीटर। अब सतह से ऊंचाई होगी मनुष्य की। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहाँ तक सब लोग सॉल्व करने के बाद यहाँ पर गलती कर देते हैं। वो ये नहीं पूछ रहा है कि मनुष्य अब कितना ऊंचाई पे जाएगा, वो पूछ रहा है मनुष्य की अब जब पत्थर पहुंचेगा सतह पर तब मनुष्य की सतह से कितनी ऊंचाई होगी। तो पहले 10 मीटर थी और अब 0.1 मीटर और हो गई, तो 10.1 मीटर अब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कह रहा है कि द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू ए सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल M to transfer it from a circular orbit of radius r1 to another of radius r2 is greater than r1 is। तो कह रहा है कि the additional kinetic energy to be provided to a satellite of mass m revolving around a planet of mass m to transfer it from a circular orbit of radius r1 to another of radius r2। तो कह रहा है कि पहले कोई उपग्रह है जो कि r1 त्रिज्या पर मोशन कर रहा था, लेकिन अब उसको अतिरिक्त और कितनी गतिज ऊर्जा दी जाए कि वो r2 रेडियस पर जाकर गति करने लगे। और ये बता रहा है कि r2 जो त्रिज्या है ये r1 से ज़्यादा है, सर्कुलर ऑर्बिट कक्षा जो है, तो r1 कक्षा से ज़्यादा है r2 पर। वहाँ पर पहुँचाने के लिए कितना और अतिरिक्त गतिज ऊर्जा देनी पड़ेगी, जबकि जो प्लैनेट है उसका मास m है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं, डी विकल्प हमारा करेक्ट है। हाफ जी एम कैपिटल M 1/r1 - 1/r2 ये करेक्ट है। और कैसे करेक्ट है इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 48 क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं दिया गया, इसको अभी हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो कोई कैपिटल M द्रव्यमान का ग्रह है, उसके चारों ओर स्मॉल m मास का कोई उपग्रह है वो मोशन कर रहा है और r1 से r2 कक्षा में उसको ले जाया जा रहा है, तो अतिरिक्त कितनी गतिज ऊर्जा देना होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा अतिरिक्त की बात हो रही है, तो हम कैसे करते थे कि जो ऊर्जा हमारी जहाँ पर हम ले जा रहे हैं r2 पर वहाँ और जहाँ पहले था वहाँ, और दोनों ऊर्जाओं का अंतर निकाल लेते थे तो उतनी ही एडिशनल काइनेटिक एनर्जी निकल के आती थी। तो ER बराबर होता था फार्मूला 1/2 Gmm/r, ये फार्मूला है। अब ER2 बराबर कितना होगा 1/2 Gmm/r2 है तो r2 हो जाएगा। ER1 कितना होगा -12 Gmm/r1 हो जाएगा। अब डिफरेंस निकालना है डेल्टा E इक्वल टू तो ER2 माइनस ER1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हाफ Gmm कॉमन हो जाएगा और पहले ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं। पहले डायरेक्ट लिखेंगे तो ER2 कितना है -12 Gmm/r2
माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस हाफ GMM अपान R1, ये हो गया। अब ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो अब ये प्लस वाला इधर आएगा, माइनस वाला इधर कर देंगे, तो हाफ GMM ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, R2 वाले में माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को इधर कर दिए। अब देखते हैं ये कहाँ पर है। तो देखिए हाफ GMM 1/R1 माइनस 1/R2, डी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 49 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द डिपेंडेंस ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G on the distance r from the center of the earth assumed to be a sphere of radius r of uniform density is as shown in figure below, the correct figure। तो कह रहा है द डिपेंडेंस ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G ऑन द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो G है पृथ्वी से r दूरी पर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से r दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण हमारा G है। कह रहा है एज्यूम टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस r ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एज शोन इन फिगर बिलो। हम ये मान के चलेंगे कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, उसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी यानी एक समान घनत्व है पूरे गोले में। तो यहाँ पर ये कुछ जो ये दिए गए हैं ये ग्राफ, इनके बारे में हमको बताना है। तो देखिए दूरी और गुरुत्वीय त्वरण के बीच ग्राफ बनाया गया है। हम लोगों ने पढ़ा है कि पृथ्वी में जब हम लोग सतह पर थे तो चाहे हम पृथ्वी में गहराई पर जाएं चाहे ऊंचाई पर जाएं, दोनों स्थितियों में सतह की तुलना में गुरुत्वीय त्वरण घटता था। ये हम लोगों ने बखूबी पढ़ रखा है। तो यहाँ पर देखें दोनों स्थितियों में घटेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये सतह पर R जहाँ पर सबसे ज़्यादा त्रिज्या है पृथ्वी की सतह पर, तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा G की वैल्यू है। इसके बाद ऊपर जाने पर भी घट रही है और नीचे जाने पर भी घट रही है। एक केंद्र बिंदु है, तो यहाँ से दूरी लेंगे तो जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ये केंद्र बिंदु आएगा, यानी ये 0 की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। तो कुल मिलाकर के पृथ्वी के केंद्र पर बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण 0 है। जैसे जैसे हम सतह पर आते हैं गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, और जैसे हम सतह से ऊपर जाते हैं तो फिर धीरे धीरे घटता चला जाता है। लेकिन सतह से गहराई में जाने पर सीधी रेखा है ग्राफ में, और सतह से ऊंचाई जाने पर एक कर्व्ड है। इसका मतलब सतह से गहराई में जाने पर समान अनुपात में घटता है, और सतह से ऊंचाई में जाने पर स्क्वायर के फॉर्म में या किसी पावर के फॉर्म में घटता है, क्योंकि ये कर्व्ड रूप में घट रहा है। G की वैल्यू देखिए सतह पर है, सतह से दूर जा रहे हैं। दूर कैसे जा रहे हैं, ये आगे R दूरी को बता रहा है, तो हम ऐसे जा रहे हैं तो ये इसमें भी तो आगे जा रहे हैं और नीचे भी जा रहे हैं। इसका मतलब आगे जाने पर यानी सतह से ऊंचाई पर जाने पर G की वैल्यू घट रही है। तो इन बातों को गंभीरता से लीजिए। केवल फार्मूला है, फार्मूला अगर हमको पता है तो किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जब हम यहाँ पर ये ग्राफ को देख रहे हैं, ये पृथ्वी की सतह है, तो यहाँ पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R यानी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर दूरी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या से कम दूरी पर G डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, इसीलिए यह रेखा सरल रेखा है, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर, यहाँ भी 1 पावर। यहाँ पर देखिए G समानुपाती है 1/r स्क्वायर के, तो यहाँ चूंकि R में पावर है इसलिए R वाला कर्व्ड होता चला जा रहा है, जिसमें पावर है, और चूंकि 1/, में है इसलिए घट रहा है। तो ये घटने के लिए ऐसे कर्व्ड, अगर ये बढ़ रहा होता
डायरेक्ट आर स्क्वायर होता तो ऐसे कर्व जाता, इस तरह ऊपर की ओर, नीचे की ओर न जाता। तो कैसे ग्राफ ये बनाए गए इस बात को समझना। तो यहाँ पर देखिए, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ डी बिलो सरफेस ऑफ द अर्थ इज। तो ये सारे फार्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जी डैश इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर 1 माइनस डी अपान आर। इसको जब और सिंपल करेंगे तो ये हमारा आ जाता है जी 1 माइनस डी अपान आर इक्वल टू, क्योंकि ये जी एम अपान आर स्क्वायर सतह पर जी के बराबर होता है, तो 1 माइनस डी अपान आर आ गया। अब जी डैश इक्वल टू 0 एट डी बराबर आर। तो डी के बराबर अगर आर हो जाएगा तो ये कट के 1 1 बराबर 1 आएगा, तो 1 में 1 घटेगा तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब जब डी आर के बराबर है तो उस समय जी डैश की वैल्यू 0 होगी। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण 0 है। दस द वेरिएशन इज वैल्यू ऑफ जी विद आर इज। इस प्रकार से अगर जी और आर का वेरिएशन देखें तो आर इज ग्रेटर देन आर। ये मतलब ये वाला ऊपर के लिए हो गया। अब नीचे वाले के लिए देखते हैं। तो जब वस्तु पृथ्वी से गहराई में थी तो ये फार्मूला था। अब पृथ्वी से सतह से ऊंचाई में है तब ये फार्मूला है, जी डैश इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा जी आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो ये जी डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो जी डैश है वो 1 अपान आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर जी डैश हमारा आर के प्रोपोर्शनल था, इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पर 1 अपान आर स्क्वायर है। हियर आर प्लस एच इक्वल टू आर। यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी की सतह से अब ऊपर जा रहे हैं तो आर प्लस एच लिया गया है। आर पृथ्वी की त्रिज्या, यानी इस समय हम सतह पे हैं और ये एच जोड़ा गया, इसका मतलब अब ऊपर है तो ये स्मॉल आर। तो फॉर आर स्मॉलर देन आर जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपान आर। जब पृथ्वी से सतह से ऊपर है तो ये स्थिति निकल के आई, और जब पृथ्वी की सतह से नीचे है यानी गहराई पे है तो क्या होगा, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपान आर जैसा यहाँ पर है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जी आर अपान आर हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो डी है ये डेप्थ है, तो इसकी जगह स्मॉल आर हो गया। स्मॉल आर ये गहराई, यहाँ पर ऊंचाई थी एच और यहाँ पर गहराई है, तो गहराई की जगह स्मॉल आर रख दिया तो जी आर अपान आर आ गया। यानी यहाँ पर आर माइनस डी गहराई की बात है, इसका मतलब त्रिज्या से कम होगा ये डी, तो इसलिए आर माइनस डी कहें या यही बराबर आर होगा। तो ये जी डैश समानुपाती हो जाएगा आर के। तो देयर फॉर द वेरिएशन ऑफ जी विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी एज शोन इन द फिगर। तो जैसा कि चित्र में दिया गया है कि जी डैश की वैल्यू समानुपाती होगी जब हम गहराई में जाएंगे, और 1 अपान आर स्क्वायर के समानुपाती होगी जी डैश की वैल्यू जब हम ऊंचाई में जाएंगे पृथ्वी की सतह से। तो गहराई वाले में 1 1 का रेशियो है, इसलिए सरल रेखा है कर्व, और ऊंचाई वाले में 1 अपान आर स्क्वायर इसलिए कर्व्ड है। इस बात को समझिए। तो इस प्रकार से ये डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा जो हमने पढ़ा। अब क्वेश्चन आ जाता है 50, इसको देखते हैं। कह रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी सी जी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। तो कह रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। तो गुरुत्व केंद्र हम उस बिंदु को कहेंगे जहां पर किसी वस्तु का संपूर्ण भार काम करता है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ द अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी इनफाइनेटली लार्ज रेडियस। कह रहा है कि गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र
सेंटर ऑफ मास मतलब द्रव्यमान केंद्र, एक दूसरे से कॉन्साइड कर जाते हैं, यानी एक ही बिंदु पर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि इन्फिनिटली लार्ज रेडियस, अगर अनंत त्रिज्या हो पृथ्वी की, तो गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु पर आ जाते हैं। दूसरा बिंदु ये 4 बिंदु दिए गए, इनमें से पूछेगा सही गलत वाले। अगला पॉइंट है, कह रहा है टू इवेल्युएट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी बॉडी एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, द इंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी कंसीडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कह रहा है हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताना है किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे, बाहरी बिंदु पर, यदि संपूर्ण मास वस्तु का उसके गुरुत्व केंद्र पर कंसंट्रेट यानी निहित हो। यह तीसरा पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एनी बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी टू बी एक्सिस। तो कह रहा है हमें रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है किसी वस्तु की या बॉडी की जो कि किसी अक्ष के चारों ओर रोटेट कर रही है, यानी घूर्णन कर रही है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब 2 तरह की अक्ष हमने पढ़ी थी, ये चैप्टर से बाहर का क्वेश्चन हो गया, इस चैप्टर में हमने नहीं पढ़ा है। एक लॉ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस होता था, एक लॉ ऑफ पैरेलल एक्सिस था। 2 ये लॉ होते थे, आप नहीं पढ़े हैं क्योंकि एनसीईआरटी में इस चैप्टर में है नहीं, फिर भी क्वेश्चन आया तो इसको हम लोग समझेंगे। तो कह रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है अगर परपेंडिकुलर एक्सिस में ड्राफ्ट किया गया उस बॉडी को जो रोटेट कर रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र के चारों ओर, तो परपेंडिकुलर एक्सिस में उसको का रोटेशन है। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा सही गलत है? तो बी सही है, फर्स्ट और सेकंड। तो पहला और दूसरा सही है, बाकी गलत। तो देखिए जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान केंद्र वो केंद्र होता है जहाँ पर किसी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है या निहित होता है, और गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो केंद्र बिंदु होता है जहाँ पर वस्तु का पूरा भार केंद्रित होता है। तो पहला तो ऑप्शन सही हो गया। दूसरे में कह रहा है सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ द अर्थ इज एज्यूम्ड टू हैव इनफाइनेटली लार्ज रेडियस। अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या को अनंत बड़ी त्रिज्या मान लें, और चूंकि पृथ्वी एक गोला है, स्फेरिकल बॉडी है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र लगभग एक ही बिंदु पर होंगे। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि पृथ्वी हमारा एक गोला है, तो गोले में सारी त्रिज्याएं एक दूसरे से समान दूरी पर हैं, इसलिए द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र एक दूसरे पर कंसंट्रेटेड हो जाएंगे, यानी कॉन्साइड हो जाएंगे। एक ही द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र को हम मान सकते हैं। तो पहला और दूसरा विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी बी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो हमें और डिटेल में समझने का मौका मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट एट विच द सेंटर इंटायर वेट ऑफ बॉडी कंसंट्रेटेड। संपूर्ण भार जहाँ पे काम करता है उसी को गुरुत्व केंद्र कहते हैं। सेंटर ऑफ द मास cm coincide with the entire gravity only when the mass is distributed uniformly over the body। कह रहा है कि गुरुत्व केंद्र के साथ साथ द्रव्यमान केंद्र हम उस बिंदु को वो मानते हैं जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओनली व्हेन द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द बॉडी, जब मास पूरी बॉडी में बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो सेंटर ऑफ मास और गुरुत्व केंद्र को हम एक मान सकते हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड एक्टिंग ऑन द बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द बॉडी एट ए पॉइंट मास। कह रहा है गुरुत्वीय क्षेत्र हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग द बॉडी एट ए पॉइंट मास।
हम उस बॉडी को एक बिंदु द्रव्यमान मान के, बिंदु मास मान करके कैलकुलेट कर सकते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को या गुरुत्वीय क्षेत्र को, जैसा हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज मान के निकालते थे, तो यहाँ पॉइंट मास निकाल के मान के कैलकुलेट कर सकते। ये बात निकल के आई। अब देखिए आगे कह रहा है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एट द पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोर्टेड टू एक्ट। द्रव्यमान केंद्र वो बिंदु है जहाँ पर वस्तु का संपूर्ण भार उसी बिंदु पर सपोर्टेड होता है। ए बॉडी सपोर्टेड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स बैलेंस एंड इट इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। उसी बिंदु पर संपूर्ण भार काम करता है और वस्तु यांत्रिक संतुलन में बनी रहती है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। द रिएक्शन आर एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द टोटल वेट mg ऑफ द बॉडी। वेट मतलब द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, तो mg वही लिखा गया है। स्मॉल जी लिखना चाहिए, गलती से कैपिटल जी लिख गया है। तो कह रहा है द रिएक्शन आर एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द टोटल वेट mg ऑफ द बॉडी। तो जो रिएक्शन होती है, जैसा हम लोग जब पढ़ते थे, तो मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर दो चीज़ें होती थी, ऐसे भार काम करता था तो रिएक्शन इसकी उल्टा काम करती थी, तो ये रिएक्शन इस भार के तुलना में है। तो वही कह रहा है कि द रिएक्शन आर एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट इज इक्वल, मतलब ये इस भार के बराबर होगी जो पृथ्वी खींच रही है, इसके अपोजिट इसकी प्रतिक्रिया है भार की, इज इक्वल एंड अपोजिट द टोटल वेट mg ऑफ द बॉडी। इस टोटल वेट के अपोजिट ये रिएक्शन हमारी होगी और इक्वल होगी। हियर देयर इज ए ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर इसको ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम हम लोग बोलेंगे। आल्सो द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज जीरो। अब जाहिर सी बात है कि जब भार इक्विलिब्रियम में होगा तो किसी भी प्रकार से बॉडी रोटेट नहीं करेगी। अगर ये दोनों भार बराबर होंगे इधर इधर, अगर ये कम होगा तो ऐसे रोटेशन होगा, अगर ये कम होगा तो ऐसे रोटेशन होगा, नहीं ये कम होगा तो ऐसे रोटेशन होगा, ये ऊपर जाएगा, ये कम होगा तो ये ऊपर जाएगा, यानी ऐसे रोटेशन होगा। तो ये कम होगा तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा ऐसे, ये कम होगा तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेशन होगा। तो वही बात कह रहा है कि द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज जीरो। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है हमारी, यहाँ पर ये होगा पूरा दोनों भार का सेंटर, तो यहाँ पर रोटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, पूरा टार्क जीरो हो जाएगा। टार्क का मतलब ऐंठन बल, घुमाव वाला। हेंस देयर इज ए रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इस प्रकार से ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, यानी रोटेट भी कर सकती है लेकिन इक्विलिब्रियम में है, रोटेट नहीं कर रही। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास इन यूनिफॉर्म ग्रेविटी। जब गुरुत्वीय क्षेत्र एक समान होता है उस समय गुरुत्वीय सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र से कोइंसाइड करता है, यानी एक ही केंद्र बिंदु पर आ जाते हैं। कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कांस्टेंट हो और ग्रेविटी फ्री स्पेस या फिर गुरुत्वीय त्वरण रहित क्षेत्र हो, वहाँ की बात हो रही है। अब अगला कह रहा है कि द रिमेनिंग टू स्टेटमेंट आर रॉन्ग। अब नीचे वाले जो दो थे गलत थे। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द mass point whose mass is equal to the mass of the whole body and whole moment of inertia is equal to the moment of inertia of the whole body about the same axis। तो दो बातें निकल के आई कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है अबाउट एन एक्सिस, उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, अक्ष से दूरी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी, जो एक्सिस घूम सकती है इससे दूरी, टू द मास पॉइंट, उस द्रव्यमान केंद्र पर, बिंदु द्रव्यमान पर,
हुज मास इज इक्वल टू द मास ऑफ होल बॉडी, जो कि संपूर्ण बॉडी के द्रव्यमान के बराबर है। एंड हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है ऑफ द होल बॉडी अबाउट द सेम एक्सिस, उसी सेम एक्सिस के। तब ये रेडियस ऑफ गायरेशन की डिफिनीशन है। जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस कह दिया था, सेम एक्सिस होना चाहिए, चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे पैरेलल हो। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा गलत बोल दिया कि द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एनी बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्राफ्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी टू द एक्सिस। ये गलत हो गया। किसी भी एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन हमारी उस रोटेशनल एक्सिस जो कि इक्विलिब्रियम में है उससे बिंदु द्रव्यमान की दूरी होती है जो कि कुल द्रव्यमान से के इक्वल हो। दैट कह रहा है द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज, ऐसे व्यक्त करते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, अक्ष से दूरी जो कि रोटेट कर रही है, टू द मास पॉइंट, उस बिंदु द्रव्यमान से, हुज मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द होल बॉडी, और वो द्रव्यमान जिसकी बात कर रहे हैं उसका मास कुल बॉडी के द्रव्यमान के इक्वल है। एंड हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल है सेम एक्सिस में, उसी एक्स में। ये हमारी परिभाषा है। तो पहला और दूसरा तो विकल्प सही है, लेकिन बाद के दोनों हमारे गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 50 तक हमने किया। अब 51 की स्टडी अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।